ओके जी, आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। और चैप्टर 2 हमारा है कॉस्ट। कॉस्ट और कॉस्ट बिहेवियर के बारे में, ठीक है। कॉस्ट और टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे देखनी है कि कॉस्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखना है कि कॉस्ट क्या चीज। कॉस्ट बेसिकली किस चीज को कहते हैं। कल की क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम क्योंकि बिजनेस करने जा रहे हैं और बिजनेस के लिए हमारी इंटेंशन है, हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या बिजनेस करेंगे, तो उसमें हमारी इंटेंशन होगी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कमाने के लिए पहले हमें कुछ कॉस्ट लगानी पड़ेगी, यानी कि कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो कॉस्ट बेसिकली क्या है? एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंसेस या एक्सपेंस जो बिजनेस के अंदर इंकर होता है, यानी कि जिससे आपके आपको आपसे कैश आउटफ्लो होता है, आपके पास से पैसे आउटफ्लो होते हैं, यानी कि जा रहे होते हैं। उसके अगेंस्ट आप कोई चीज बाय कर रहे होते हो। वो मटेरियल हो सकता है, वो लेबर को आप पे कर सकते हो, आप कोई बिल्डिंग ले सकते हो। कोई भी चीज जो बिजनेस के लिए आपने ली है और आपका कैश आउटफ्लो हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने एक्सपेंस किया है। उसके पीछे रीजन क्या थी? क्योंकि आपने बिजनेस करना है और एक्सपेंस करेंगे, आप कॉस्ट पहले लगाएंगे, उससे फिर आप आगे बिजनेस स्टार्ट करके प्रॉफिट कमाएंगे। तो बेसिकली कॉस्ट हमारा किसी भी बिजनेस का जो खर्चा होता है, एक्सपेंस या जो खर्चा होता है, यानी कि जो पैसे हम लगाते हैं। कोई भी चीज हमने ले ली, बिल्डिंग ले ली, कोई एसेट ले लिया, करंट एसेट ले लिया, नॉन करंट एसेट ले लिया, वट एवर, कोई भी खर्चा जिसमें हमने पैसे पे किए, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, कि कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, जैसे MA1 MA2 में भी ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन का टॉपिक है। अच्छा, कॉस्ट क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कॉस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनके अंदर हमने कॉस्ट को कैटेगराइज करना है। हमने कॉस्ट को कैटेगराइज करके रिकॉर्ड सेपरेट सेपरेट करना है, ताकि हमें आइडिया हो ना कि कौन सा खर्चा किधर लग रहा है, किस खर्चे को हमने किस, ये खर्चा किस नेचर का है, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो कॉस्ट के लिए उसकी टाइप्स को जानना जरूरी है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, जो इंकर होने ही होने होते हैं, ठीक है। कुछ को हम कंट्रोल करके थोड़ा कम कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स नेचर के होते हैं। तो बेसिकली हमने उनके लिए टाइप को आइडेंटिफाई करना है। फिर हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंटेंट्स होंगे, उन्होंने पूरी की पूरी मैनेजमेंट करनी है, उन्होंने कॉस्ट देखनी है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, वेरिएंसेस को डील करना है। तो उसके लिए उनको पहले आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी कॉस्ट है, कितनी तरह की कॉस्ट होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन, कॉस्ट की हमने क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब क्लास, इस वर्ड के साथ अटैच है क्लास। क्लास मतलब डिफरेंट, जो हम जैसे हम कहते हैं डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जैसे ACCA का ग्रुप है, CA का ग्रुप है, डिफरेंट क्लासेस हैं। मैट्रिक है, FA है, FSC है, ग्रेड 1 है, 2 है, डिफरेंट क्लासेस होते हैं। मेल क्लास है, फीमेल क्लास है, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। क्लास, अब हमने क्या करना है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस चीज को कहते हैं? हम यूं कहेंगे कि समथिंग, सॉरी जी हाँ, जहाँ पे हम कहेंगे डिवाइडिंग, डिवाइडिंग समथिंग इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज, ठीक है। हम किसी भी चीज को ग्रुप्स या कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, एज पर देयर करेक्टरिस्टिक्स, एज पर देयर प्रेफरेंसेस, या कोई भी चीज हम कह सकते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन होती है। यहाँ पे हमने किस चीज की क्लासिफिकेशन करनी है? कॉस्ट की क्लासिफिकेशन। इट मीन्स टाइप ऑफ कॉस्ट या क्लास क्लासिफिकेशन को हम ये कहेंगे, हम डिवाइडिंग, डिवाइडिंग कॉस्ट into
डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स जो कि उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम उनको डिवाइड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में देखो, हम अपने बिजनेस में कॉस्ट की अगर बात करें तो खर्चे की बात करते हैं। अब लेट से मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मैं कोई चीज, कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारा जूस का बिजनेस है, ठीक है, हम जूस या शेक्स का बिजनेस कर रहे हैं। कोई हमारा कैफे है जिसके ऊपर हम शेक बना रहे हैं। अब देखो बेटा, वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, शेक बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स रिक्वायर्ड है। अब फ्रूट्स रिक्वायर्ड है, हो सकता है कि वो हम कैफे हमारा है तो उस पे खर्चा देखो। अब फ्रूट जितने ग्लास हम शेक के ज्यादा बनाएंगे उतना हमें फ्रूट ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है, जितना शेक हम ज्यादा बनाएंगे उतना फ्रूट ज्यादा चाहिए होगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खर्चे हैं, कि जितनी हमने ज्यादा चीज बनानी है उतना ज्यादा हमने क्या करना है, फ्रूट लेना है। लेकिन अगर हम लोग इसी तरह बात करें उस बिल्डिंग के रेंट की, उस कैफे के रेंट की, अब वहां पे हम चाहे 30 दिन सिर्फ जूस का एक ग्लास या शेक का एक ग्लास बनाए, रेंट हमें 30,000, अगर फॉर एग्जाम्पल पर मंथ रेंट है 30,000 ही पे करना पड़ेगा। हम 5,000 शेक की ग्लासेस सेल करते हैं या बनाते हैं तब भी 30,000 है, और एक ग्लास बनाते हैं तब भी 30,000। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो चेंज होते हैं, कुछ खर्चे खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स रहते हैं। तो हमें बेसिकली खर्चों की कैटेगरीज बनानी है और हर कैटेगरी को सेपरेट करके अपनी अपनी क्लास के अंदर रखना है, ताकि उस क्लास से रिलेटेड हम फिर स्टेप्स ले सकें, डिसीजंस ले सकें, उन वेरिएंसेस को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा पर्पस है। तो हम अब चलते हैं देखने के हमारी जो कॉस्ट की टाइप्स हैं वो किस किस बेस के ऊपर टाइप्स हमने देखनी है, और उन टाइप को हमने कैसे कवर करना है। अच्छा जी, अब हमने देखना है यहाँ पे चैप्टर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट कॉस्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर। इसके अंदर हम हर तरह की कॉस्ट पढ़ेंगे, हम देखेंगे डिफरेंट जो कॉस्ट हैं उस उन कॉस्ट को देखेंगे, फिर हम कॉस्ट की टाइप्स, फिर हम उसके लिए कॉस्ट के लिए मेथड पढ़ेंगे। जो कि हमने ये चीज देखनी है कि कॉस्ट हाई लो मेथड से कैसे हम सेमी वेरिएबल और मिक्स कॉस्ट यानी कि जो मिक्स कॉस्ट होती है उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर ये हमने पढ़नी है। अब हमने यहाँ पे कॉस्ट की जब कैटेगराइज कॉस्ट को जब कैटेगराइज करना है तो उसके अंदर ये देखना है कि हमें प्रोडक्शन कॉस्ट को देखना है, प्रोडक्शन कौन सी होती है और नॉन प्रोडक्शन कौन सी होती है। प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन हमें ना जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं, हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें वर्डिंग पे फोकस करना चाहिए। प्रोडक्शन प्रोडक्शन वर्ड कहाँ से आया है, प्रोडक्ट से आया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम किसी चीज को बनाने की बात करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट वो बड़ी कॉस्ट होती है जो किसी प्रोडक्ट की मेकिंग में लगती है। जैसे अगर हम लोग बात करें मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल जैसे हमने कोई मटेरियल खरीदा तो वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए खरीदा होगा। लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट हमने उस बंदे से चीज बनवाई है तो इसका मतलब ये है कि उसको पर आवर हमने सैलरी पे करनी है। उसके अलावा ओवरहेड कॉस्ट भी होती है जो कोई भी ऐसी कॉस्ट या एक्सपेंसेस आप कह लो, ओवरहेड या एक्सपेंसेस हम कह लेते हैं। हर वो कैटेगरी जो ना तो मटेरियल होगी ना लेबर होगी वो एक्सपेंस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी। जैसे हमने बिजली का बिल पे किया, वो ना तो मटेरियल था ना लेबर था, वो हमारा एक्सपेंस हुआ। हमने रेंट पे किया, वो हमारा एक्सपेंस हुआ। हमने नेट का बिल पे किया, वो हमारा एक्सपेंस हुआ। तो ये हमने सारी की सारी चीजें इस तरह से कैटेगराइज करनी है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट वो हुई जिसके अंदर हमने क्या करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट वो वाली कॉस्ट है जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड कॉस्ट की बात करनी है। जबकि नॉन प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट को बनाने में नहीं लगती, जो आउटसाइड
लाइक हम ये कहते हैं कि नॉन फैक्ट्री कॉस्ट होती है, फैक्ट्री के बाहर की कॉस्ट होती है, जैसे एडमिन की कॉस्ट, एडमिन वाले बैठे हुए हैं वो बाकी सारी चीजों को देख रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ, तो उनकी कॉस्ट होती है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉस्ट है, इसके अलावा मार्केटिंग की कॉस्ट है, हमने अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करानी है, पीआरस भेजने हैं, गिफ्ट्स भेज के, जैसे लोग जो पब्लिक फिगर्स होते हैं उनको गिफ्ट्स भेजते हैं, उनसे शाउट आउट दिलवाते हैं, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कराते हैं, तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट उन सबको हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें वेरिएबल फिक्स क्या होती है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि अगर हम 100 शेक या 1000 शेक्स बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए हमें ज्यादा फ्रूट्स चाहिए होंगे, और अगर हमने 1000 शेक एक रूम में बनाना है तो रूम के लिए वो कॉस्ट सेम रहेगी। तो वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट वो हमने देखना है। फिर मेथड हाइलो मेथड किस लिए यूज होता है, उससे कैसे हम कॉस्ट को सेपरेट करेंगे, कॉस्ट की इक्वेशन क्या होगी, जो ए इक्वल टू जो सॉरी वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाली इक्वेशन है, उसका क्या मतलब है, उसमें वेरिएबल फिक्स कॉस्ट कैसे होगी, वो पूरा का पूरा हमने क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले कॉस्ट की क्लासिफिकेशन हमने करनी है। क्लासिफाइंग कॉस्ट, क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन होता है किसी भी चीज को डिवाइड करना, डिवाइडिंग समथिंग इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट वेज के थ्रू हम करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट से एक स्कूल है, ठीक है, अब उस स्कूल के अंदर 1000 स्टूडेंट्स हैं, हमने 1000 स्टूडेंट्स की क्लास बनानी है, क्लास मतलब कैटेगराइज करना है। पहली कैटेगरी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, हम जेंडर की बेस पे बना रहे हैं कि जेंडर की बेस पे अगर हम लोग देखें तो फीमेल्स कितनी हैं और मेल्स कितने हैं, ठीक है। तो ये क्लासेस हैं, ये प्रोसेस होता है क्लासिफाई करने का। इसी तरह हमने कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करनी है। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट को क्लासीफाई जब किया जाता है तो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन के अंदर आ, जो एज पर क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो चार तरह से कॉस्ट को क्लासीफाई किया जाता है। कॉस्ट को अब हम इसको जरा यहाँ पे ले चलते हैं टेबल पे। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन की। कॉस्ट क्लासिफिकेशन की, तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे करनी है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन के लिए जो वेज होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो नॉर्मली मोस्टली 4 वेज ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन होती है। चार तरह से कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। कैसे कैसे? बाय एलिमेंट, ठीक है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, एलिमेंट उस चीज को कहते हैं जो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट का मेन पार्ट होते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट का मेन हिस्सा होते हैं, यानी कि वो सारी चीजें मिल के प्रोडक्ट को एक हम यूं कहेंगे कि जैसे प्रोडक्ट का एक पूरा का पूरा वजूद बनता है, तो इस तरह प्रोडक्ट बनाने में एलिमेंट, एलिमेंट लाइक एलिमेंट सारी चीजें मिक्स करके जब हम बनाते हैं प्रोडक्ट को, तो एलिमेंट एक मेन पार्ट होता है, ठीक है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट हो गया, ठीक है। बाय एलिमेंट अगर हम लोग देखें तो आगे फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। बाय एलिमेंट क्या क्या होगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। आप अगर देखो ओवरहेड्स बेसिकली एक्सपेंसेस को कहते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे, वो हम देखेंगे वेरिएबल और फिक्स दोनों तरह के होते हैं। यहाँ पे हम ये भी बात कर लेते हैं, बल्कि ओवरहेड्स को आप यहाँ पे ये समझो कि एक्सपेंस, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ये एलिमेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग 3 सब कैटेगरीज हैं जिनके जिनसे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट कंप्लीट होती है, ठीक है, बाय एलिमेंट। हम यहाँ पे इसको ऐसे कैटेगराइज करेंगे कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, फिर हम इसको क्लासिफाई करेंगे बाय नेचर, बाय बिहेवियर, बाय फंक्शन। बाय एलिमेंट, देन बाय नेचर, ठीक है, 4 क्लासिफिकेशंस हैं, वेज, बाय नेचर, बाय फंक्शन एंड बाय
बिहेवियर। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉस्ट का एलिमेंट होता है, जिससे एग्जामिनर आपको एग्जाम के अंदर पेपर भी टेस्ट करता है और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, वो ये वाला ज्यादा पार्ट होता है बिहेवियर का। इसी में से ज्यादा मोस्टली क्वेश्चंस भी आते हैं फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये वाला जो बिहेवियर टाइप है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये क्यों, इसके ग्राफ से भी क्वेश्चन आ सकता है और नॉर्मली इसका जो हाई लो मेथड है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्योंकि इसकी फर्दर 4 कैटेगरीज हैं वो हम देखेंगे। अच्छा, बाय एलिमेंट हमने कहा मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस होता है। ठीक है, बाय नेचर, नेचर का मतलब ये है कि वो कॉस्ट, कॉस्ट की नेचर क्या है, कि कॉस्ट एक ही जगह रुकने वाली कॉस्ट है या कॉस्ट बढ़ने वाली कॉस्ट है। यानी कि कॉस्ट की नेचर क्या है, कॉस्ट रुकने वाली कॉस्ट है या बढ़ने वाली कॉस्ट है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉस्ट की नेचर क्या है। नेचर के अंदर हम लाइक इस तरह से कहेंगे कि यूं भी हम कह सकते हैं कि सॉरी, बल्कि वो रुकना या बढ़ना जो है वो बिहेवियर में हम देखेंगे। नेचर के अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो बेसिकली ट्रेसेबल है। ट्रेसेबल है यानी कि ट्रेस की जा सकती है। ट्रेसेबल क्या मतलब हुआ, टू द 1 यूनिट। जो 1 यूनिट के अंदर हमें पता है कि वो कॉस्ट कितनी लग रही है, मतलब ये कि जो मेन पार्ट कॉस्ट का होगा, जो हमें पता होगा कि 1 यूनिट के अंदर कितनी कॉस्ट लग रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं अगर, तो वैसे तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो अगर एक शर्ट की मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अगर एक शर्ट है, शर्ट के अंदर देखो जो क्लॉथ होता है ना, क्लॉथ यूज होता है, ये हमें पता होता है कि ये हमें पर मीटर कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, पर मीटर हमने लेट से $2 का लिया, तो ये $10 की हमें, अगर हम $2 का लेते हैं पर मीटर और टोटल शर्ट में लगा है 5 मीटर, तो हमें ये पता है कि $10 की ये हमें कॉस्ट पड़ी है। किस चीज की, इस शर्ट को बनाने के लिए क्लॉथ की कॉस्ट पड़ी है $10। लेकिन अगर आप इसी शर्ट को देखो, इसी शर्ट के ऊपर जो थ्रेड यूज हुई है, जो नलकी यूज हुई है, थ्रेड बेसिकली धागा जो यूज हुआ है, वो धागा एक नलकी हम लेते हैं तो वो अगर फॉर एग्जांपल मैंने $1 की ली थी तो वो पूरी एक ड्रेस में ही नहीं यूज होती, और सिर्फ वो कुछ हाफ धागा कुछ धागा यूज होता है। तो दैट इज नॉन ट्रेसेबल। ठीक है, वो ट्रेस नहीं होती टू द 1 यूनिट। दैट इज नॉन ट्रेसेबल, कि हमें ये नहीं पता कि उस एक शर्ट में वो कितने पैसों की लगी है। ठीक है, ट्रेसेबल ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही नॉन ट्रेसेबल होती है, वो आगे जाके हम जो नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट है उसके लिए फिर बजटेड OAR बनाते हैं, OAR ओवरहेड रेट बनाते हैं, उसके लिए एक एस्टिमेटेड रेट बनाते हैं। अंदाजा जरूर हम कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट हम ट्रेस उसको नहीं करते। तो बाय नेचर हमारे पास ट्रेसेबल एंड नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट होती है। ट्रेसेबल एंड नॉन ट्रेसेबल को अगर मेन हेडिंग में अगर मैं लिखूं तो ये होगी डायरेक्ट कॉस्ट और ये होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, ये वाली कॉस्ट होंगी। फिर अगर फंक्शन की बात करें तो 2 फंक्शन अभी हमने बात की है, एक प्रोडक्शन फंक्शन होगा, एक नॉन प्रोडक्शन होगा। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन और नॉन प्रोडक्शन, ये वो होगा जो फैक्ट्री की कॉस्ट होगी, फैक्ट्री जहाँ पे प्रोडक्ट बन रही है, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, जो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। नॉन प्रोडक्शन जो होगी वो आउट ऑफ द फैक्ट्री होगी, आउट ऑफ द फैक्ट्री। यानी कि अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मार्केटिंग की कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, टेलीफोन बिल, अदर कॉस्ट, ये सारी की सारी होंगी। बिहेवियर में आगे 4 आएंगी, वो अब बिहेवियर के पूरे टॉपिक पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम वन बाय वन जो हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं इनको जरा अच्छे से कर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। ठीक है, बाय एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो 3 हमने बातें की हैं। ठीक है, बाय एलिमेंट 3 कैटेगरीज, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, या हम इसको कह देते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस। ओके, मटेरियल क्या चीज होती है, मटेरियल को अगर हम डिफाइन करें तो मटेरियल क्या होगी। अक्सर स्टूडेंट्स को जब बोला जाता है कि डिफाइन मटेरियल, तो स्टूडेंट का आंसर ये होता है कि वो मटेरियल जो किसी चीज को बनाने में यूज होता है, ठीक है, वो मटेरियल वही होता है, लेकिन मटेरियल को आप डिफाइन कैसे करोगे। तो मटेरियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, मटेरियल को डिफाइन करने के लिए हमें ये यूज करना है एनी कंपोनेंट। ठीक है, मटेरियल क्या होता है, एनी कंपोनेंट इन्वॉल्व into
मेकिंग अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई कंपोनेंट जो है वो मटेरियल होता है, ठीक है। अब कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है? क्लॉथ, क्लॉथ फॉर अ शर्ट, एक शर्ट को बनाने के लिए क्लॉथ इज मटेरियल। वुड फॉर अ चेयर, एक चेयर को बनाने के लिए वुड क्या है? मटेरियल है। शर्ट को बनाने के लिए क्लॉथ मटेरियल है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें ग्लास, ग्लास जो आ, जो शीशा होता है, फॉर अ विंडो, फॉर अ डोर, और एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें मटेरियल हैं। अब मटेरियल सिर्फ ये नहीं होता हो सकता, इसी तरह मटेरियल में नेल्स आ जाता है, इसी तरह मटेरियल में स्क्रू आ जाता है, इसी तरह भी हमने बात की थी थ्रेड आ जाता है, धागा वो भी मटेरियल है, बटन्स हैं वो भी मटेरियल है। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए जो चीजें यानी कि कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मटेरियल होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स जो कि किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लेबर क्या चीज है? लेबर। अब ये तो हमने मटेरियल ले लिया, जैसे मैंने शर्ट, अगर मैंने अगर बुटीक का बिजनेस करना है, मैंने क्लॉथ लिया, तो उसको, उसके लिए मैंने थ्रेड ली, उसके लिए मैंने बटन्स लिए, वो सारी चीजें ली। तो अब क्या मैं खुद उसको बनाऊंगी? अगर तो मुझे खुद आता है तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगी। अगर किसी से मैंने बनवाना है, मैं खुद बनाऊंगी तो मुझे भी तो टाइम लगेगा, और किसी से बनवाऊंगी तो भी मुझे टाइम लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि वो टाइम की मैंने कॉस्ट पे करनी है। लेबर, लेबर क्या चीज होती है? लेबर को अगर मैं डिफाइन करूं तो लेबर होती है ह्यूमन कंट्रीब्यूशन। अक्सर स्टूडेंट्स को पूछा जाए तो लेबर के, लेबर कॉस्ट को डिफाइन करो, तो वो ये कहते हैं कि लेबर यानी कि जो बंदे होते हैं वो कॉस्ट हमारी लेबर कॉस्ट होती है। आप इसको डिफाइन करो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, कि किसी ह्यूमन की कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व इनटू मेकिंग अ प्रोडक्ट, किसी ह्यूमन की कंट्रीब्यूशन किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और उस कंट्रीब्यूशन, वो कोई कंट्रीब्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रहा, वो सदका जारिया अगर काम नहीं कर रहा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेगा, वो डेफिनेटली चार्ज करेगा। तो उसको जो हम देंगे सैलरी, या हम उसे पर आवर जो रेट देंगे, जैसे भी हम देंगे, इसका मतलब वो बन जाएगी हमारी लेबर कॉस्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट को बनाने के लिए, फॉर, एक मिनट बच्चे कलर चेंज करते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ओके, फॉर अ शर्ट, जो टेलर होगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो लेबर कॉस्ट होगी, ठीक है। टेलर ने 2 आवर्स लगाए, 2 आवर्स लगाए एक शर्ट को स्टिच करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 घंटे उसने शर्ट बनाने में लगाए। पर आवर जो उसका रेट था, पर आवर $5 था, ठीक है, $5 पर आवर रेट है। तो टोटल आवर्स कितने लगे? 2 आवर्स, 5 × 2 = $10 हमारी बनी है उस दर्जी की कॉस्ट, उस लेबर की कॉस्ट। इसका मतलब $10 का हमने लिया था मटीरियल, $10 हमें पे करने पड़े इसको, लेबर को। तो ये एट एंड सारी कॉस्ट मिला के हमने टोटल शर्ट की प्राइस बनानी है, उसमें प्रॉफिट ऐड करके। तो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, किसी बंदे की जो कंट्रीब्यूशन होती है, जो पर्सन इन्वॉल्व होता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे घर बनाते हैं तो मैसन्स को हम पैसे देते हैं। जैसे कोई और प्रोडक्ट हमने बनानी है तो उसके लिए कारपेंटर से हमने कोई काम कराना है तो उसको हम पैसे देते हैं। प्लम्बर से हमने कोई काम कराना है तो उसको उसके पैसे हम सर्विस चार्जेस जैसे देते हैं, या उस जो वो हमें टाइम देता है उसकी कॉस्ट हम पे कर रहे होते हैं। तो लेबर कॉस्ट, ठीक है, ये होती है लेबर कॉस्ट। फिर एक्सपेंस आता है। एक्सपेंस क्या चीज है? ठीक है, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, एक्सपेंस क्या चीज है? एक्सपेंस, एनीथिंग, एनीथिंग, नीदर, नीदर मटीरियल नॉर लेबर। हर वो चीज जो ना तो मटेरियल है, ना मटेरियल है ना लेबर है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस। हर वो चीज जो ना तो मटेरियल है ना लेबर है, उसको हम कहते हैं एक्सपेंस। जैसे अब ये शर्ट बनने के लिए कपड़ा हमने लिया था, बटन्स हमने लिए थे, हमने उसके लिए जो जो चीजें चाहिए थी वो सारा कुछ लिया, उसके लिए हमने टेलर को सैलरी दी या पैसे दिए, उसने हमें बना के दिया। अब उसके लिए हमने करानी है मार्केटिंग, करानी है उसके लिए हमने जिस जगह पे बुटीक रखा हुआ है वो, उस हमने बिल्डिंग का रेंट देना है, बिल्डिंग रेंट हमने देना है, हमने एडमिन कॉस्ट देनी है, ठीक है। ये सारे एक्सपेंस हैं हमारे।
हर वो चीज जो जैसे उस, आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपने वो प्रोडक्ट बनाई है, शर्ट बनाई है, उसके लिए आपको स्विंग मशीन चाहिए हुई होगी। सीविंग मशीन, तो स्विंग मशीन क्या है? ये सिलाई करने वाली मशीन। तो वो अगर आपने अपनी फैक्ट्री के लिए ली है, खुद आप अपने बिजनेस के लिए लेके तो आगे वर्कर्स रख रहे हो, तो वो आपका एक्सपेंस है, ठीक है। तो हर वो चीज जो ना तो मटेरियल है ना लेबर है, उसको हम एक्सपेंस कैटेगरी के अंदर फॉल कराएंगे। तो ये क्या है? ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट है। हर वो चीज जो, ये देखो ये सारी चीजें मिल के क्या बनती हैं? मटेरियल मिल के कोई प्रोडक्ट बनाती हैं। अब इन्हीं कैटेगरीज को हम आगे डिफरेंशिएट करते जाएंगे, इन्हीं को दो दो तरह से देखते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने मटेरियल कैटेगरी के अंदर मैंने क्लॉथ भी लिखा हुआ है, क्लॉथ भी लिखा हुआ है। और इसी कैटेगरी के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी कि बटन्स, बटन्स भी हैं। इसी के अंदर मैंने आपको थ्रेड भी लिखवाया। कि अभी मैंने आपको ब्रॉडर मटेरियल का बताया है। मटेरियल को फिर आगे हम डिवाइड करेंगे, लेबर को भी इसी तरह डिवाइड करेंगे, एक्सपेंसेस को भी डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। क्लियर है? ओके। ओके, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट हो गया। अब हमने अगली कैटेगरी को एक्सप्लेन करना है, और अगली कैटेगरी है हमारी कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर। जब बात आती है नेचर की, तो नेचर का मतलब ये है कि कौन सी कॉस्ट को हम, लाइक इस तरह कह सकते हैं कि कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसको हम ज्यादा ब्रॉडर सेंस में देख सकते हैं, और कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो इतनी ज्यादा वैल्यू की नहीं होती है, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू लेस होती है, जिसको हम इतना ज्यादा एकदम से प्रोडक्ट पे अगर हम नजर डालें तो नहीं देखते। तो हमने इसको देखने दो कैटेगरीज के अंदर फॉल कराना है, जो कि है, एक है डायरेक्ट कॉस्ट, एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। लाइक कौन सी कॉस्ट ट्रेसेबल है और कौन सी कॉस्ट नॉन ट्रेसेबल है टू द वन यूनिट, यानी कि एक यूनिट पे जब हम नजर डालें तो कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो प्रॉपर नजर आती है और जिसके अंदर मेन मनी भी ज्यादा यूज हुई हुई होती है। तो वो होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट के लिए आपने अगर डेफिनेशन लिखनी है तो डायरेक्ट कॉस्ट, एनी कॉस्ट, वैसे ये बुक में सब कुछ होगा, एनी कॉस्ट दैट इज ट्रेसेबल, आइडेंटी आइडेंटिफाइबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ब्यूटेबल टू द वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, टू द वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, किसी एक यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर जो कि ट्रेसेबल हो, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, चार्जेबल हो, उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा मटीरियल, यहाँ मैंने लिखा लेबर, यहाँ मैंने लिखा एक्सपेंस। आपके माइंड में आना चाहिए कि अभी मैम ने पीछे एलिमेंट में भी यही तीनों चीजें लिखी, अभी मैम डायरेक्ट में भी यही तीनों चीजें लिख रही हैं, तो बिल्कुल ठीक आपके माइंड में क्वेश्चन आया है। अगर आया है कि सेम चीजें हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सी कॉस्ट इसमें से ट्रेसेबल होती है और कौन सी कॉस्ट इसमें से नॉन ट्रेसेबल होती है, डायरेक्ट कौन सी होती है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं तो जो शर्ट, फॉर एग्जांपल हमारी फाइनल प्रोडक्ट है शर्ट, इसके लिए क्लॉथ जो है वो मेन पार्ट है, ठीक है। मटेरियल जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट ऑफ द कंपोनेंट। अगर मैं चेयर की बात करूं तो चेयर के लिए वुड जो है वो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि आपको पता होता है कि पूरी चेयर के लिए आपने कितनी लकड़ी खरीदी है, ठीक है। पूरी वो लकड़ी का आपको हिसाब होता है, आपने पर केजी कितनी खरीदी है, कपड़ा आपने कितना खरीदा है, बड़ी जो जो बड़ी वैल्यू की होती है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, मोर इकोनॉमिक वैल्यू।
जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हाई होती है, मोर या हाई आप कर दो, ये हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जिसकी वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है। इसी तरह आप शर्ट की एग्जांपल ले लो, चेयर की एग्जांपल ले लो, आप कोई और चीज, किसी भी और चीज की एग्जांपल ले लो। अगर आपने घर की एग्जांपल लेनी है तो उसके अंदर आपको घर बनाने की आप एग्जांपल लो तो उसके अंदर ब्रिक्स जो है वो आपकी मेन कॉस्ट है। तो प्रोडक्ट आपने देखनी है कि प्रोडक्ट क्या है, उसमें सबसे ज्यादा चीज क्या है यूज हुई है, मेन चीज क्या है, मेन जो पर यूनिट के अंदर हम ट्रेस आउट कर सकते हैं। इसी तरह लेबर की अगर मैं बात करूं तो लेबर जो मेन वर्कर होता है, मेन वर्कर यानी कि मेन एम्प्लॉय, जो जैसे शर्ट है तो जो उसको सीने वाला बंदा है, सिलाई करने वाला, उसको हमें पता है कि उसने 2 घंटे लगाए, 3 घंटे लगाए, उसका टाइम ट्रेसेबल है। जिस लेबर का टाइम एक यूनिट के अंदर हमें पता हो ना कि कितना लग रहा है, ट्रेस किया जा सकता हो, और एक यूनिट के अंदर कितना टाइम वो लगा रहा है, जैसे 2 आवर्स उसने लगाए, और 2 आवर्स के ऊपर पर आवर वो क्या रेट ले रहा था, इट मीन्स दैट इज ट्रेसेबल टू द 1 यूनिट। जो डेफिनेशन है हमने उस पर स्टिक रहना है। ट्रेसेबल टू द 1 यूनिट इट मीन्स कि वो लेबर डायरेक्ट है, मेन वर्कर। जैसे शर्ट स्टिच करने वाला टेलर जो है, जो चेयर टेबल बनाने वाला कारपेंटर जो है, मेन वर्कर जो है, मेन वर्कर की जो सैलरी होती है या मेन वर्कर के जो पैसे होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेसेबल टू द 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। एक्सपेंस जो कि रैंडम टूल्स हम लेते हैं, सॉरी सॉरी, रियली सॉरी, डायरेक्ट की बात हो रही है। डायरेक्ट के लिए स्पेशल टूल्स, स्पेशल टूल्स या इक्विपमेंट जो हम ले रहे हैं किसी चीज को बनाने के लिए, स्पेशल टूल्स या इक्विपमेंट जो किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे अगर मैंने एक शर्ट को बनाने के लिए एक मशीन स्पेशली खरीदी है, तो मुझे पता है कि एक शर्ट के अगेंस्ट वो मैंने 8,000 की खरीदी है, 10,000 की खरीदी है, तो पर यूनिट के अंदर दैट इज ट्रेसेबल, कि मुझे पता है कि वो टूल मुझे या वो इक्विपमेंट कितने का मिला है। या इसी तरह अगर हमने एक ही शर्ट बनाई है और उसको उसके ऊपर बिजली का बिल हमने हमें आया है, तो एक शर्ट के अगेंस्ट हमें पता है कितने यूनिट लगे थे, तो वो हम ट्रेस आउट कर सकते हैं। बट अगर हम लोग रेंट की बात करें, वो फिर जरा इनडायरेक्ट कैटेगरी के अंदर आएगा, तो वो मैं आपको इनडायरेक्ट में ही बताऊंगी। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेशल प्रोडक्ट के लिए, फॉर स्पेशल जॉब्स या स्पेशल प्रोडक्ट के लिए आपने अगर कोई बिल पे किया है, या अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है, तो वो एक्सपेंस आपका स्पेशली जब आपने किसी एक प्रोडक्ट के लिए किया है, तो दैट इज डायरेक्ट, क्योंकि वो एक यूनिट के अगेंस्ट हमें पता है। सुई मशीन आपने खरीद ली है या कोई और मशीन खरीदी है। इसी तरह इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इसी डेफिनेशन को हम रिवर्स कर देंगे, एनी कॉस्ट दैट इज नॉन ट्रेसेबल, नॉट identifiable, and not directly attributable, that is known as no indirect cost, indirect कॉस्ट, ठीक है। अब आपने इन डेफिनेशंस के साथ, इन चीजों के साथ ये याद रखना है, डायरेक्ट इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट की टाइप में हमने लिखा है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट की टाइप में हमने लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये तीनों डायरेक्ट हो जाएंगे। इनडायरेक्ट में भी जब मैं एग्जांपल दूंगी तो मैं लिखूंगी मटेरियल, मैं लिखूंगी लेबर, मैं लिखूंगी ओवरहेड या एक्सपेंस। आप ये सोचोगे कि मैम क्या कर रही है, मैम डायरेक्ट में भी वही लिख रही है, इनडायरेक्ट में भी वही लिख रही है, लेकिन बच्चे इधर मैंने लिखा है डी साथ, इधर मैं लिखूंगी आई डी इनडायरेक्ट, इधर भी मैं लिखूंगी आई डी इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, जिसको हमने कहा कि नॉन ट्रेसेबल है, एक यूनिट के अंदर हमें स्पेसिफिकली पता नहीं है कि वो कितने पैसों का लग रहा है। जैसे थ्रेड, शर्ट के लिए नलकी का हमें आइडिया नहीं है कि वो कितनी लग रही है। इसी तरह अगर आप देखो स्क्रूज, अगर आप एक टेबल बनाते हो तो टेबल की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, और स्क्रू आपने अगर 50 रुपए का स्क्रू का एक पैकेट लिया है, उसमें से 3 4 स्क्रू आप यूज कर रहे हो, तो आपको ये नहीं पता कि एक स्क्रू आपने कितने का लिया था, ठीक है। नेल्स, कीलें जो होती हैं, नेल्स कीलें जो होती हैं उसका भी नहीं पता होता। नॉन ट्रेसेबल टू द 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, इसका भी हमें आइडिया नहीं होता। इसी तरह अगर आप लोग देखो पॉलिश, पॉलिश क्या है, जैसे पॉलिश हमने एक टेबल बनाया है, उसको हम पॉलिश कर रहे हैं, तो पॉलिश की हमने ली थी बॉटल,
हमें बॉटल की प्राइस का पता है, लेकिन उसके अगर हमने कुछ ड्रॉप्स, 4 ड्रॉप्स सिर्फ यूज किए, हम उन ड्रॉप्स की प्राइस को नहीं निकाल सकते कि टेबल के अगेंस्ट उसकी कीमत कितनी बनती, क्योंकि इनडायरेक्ट की डेफिनेशन के अंदर हमें ये भी मस्ट लिखना है कि लेस इकोनॉमिक वैल्यू, लेस इकोनॉमिक वैल्यू अगेंस्ट द प्रोडक्ट, अगेंस्ट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसकी बहुत कम वैल्यू। अगर आप इसकी वैल्यू निकाल भी लेते हो तो वो कितनी होगी? टेबल अगर 10,000 का है तो इसकी वैल्यू कोई 2 रुपए होगी या बनेगी, या 0.5 बनेगी, तो वो लेस इकोनॉमिक वैल्यू, इसलिए हम उसको नॉन ट्रेसेबल यानी कि इनडायरेक्ट में डालते हैं। तो इनडायरेक्ट मटेरियल में एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगी? नलकी का धागा, थ्रेड्स, स्क्रूज, नेल्स, पॉलिश, ग्लू, तो इस तरह की चीजें आ जाएंगी जिनको हम ट्रेस आउट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर कौन? सुपरवाइजर, मैनेजर, सुपरवाइजर, मैनेजर, सुपरवाइजर और मैनेजर जो होते हैं ना, वो आके बस सिर्फ राउंड लगा के चले जाते हैं। हम उनकी कॉस्ट को 1 यूनिट में नहीं चेक कर सकते, क्योंकि 1 यूनिट के अंदर हमें देखना होता है कि पर यूनिट के अंदर कितना टाइम लग रहा है और उस टाइम के पैसे कितने हैं। अब देखो, एक कमरे के अंदर 1000 यूनिट बन रही हैं और सुपरवाइजर सिर्फ आके जस्ट राउंड लगा के चला जाता है। हम कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि 1 यूनिट को उसने कितने टाइम देखा, क्योंकि 1000 यूनिट बन रही हैं, वो रैंडमली आके विजिट करके जा रहा है। तो जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाते हैं, उनकी कॉस्ट इनडायरेक्ट होती है, उनको हम 1 यूनिट के अंदर चार्ज नहीं कर सकते। इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्पेशल टूल, स्पेशल जॉब्स के लिए जो हमने एक्सपेंस किए हैं, स्पेशली कोई बिल पे किया है एक प्रोडक्ट के लिए, एक ही चीज के लिए, वो डायरेक्ट था। इनडायरेक्ट क्या है? रैंडम टूल्स, रैंडम टूल्स मतलब हमने कोई 2-3 मशीनें खरीद ली हैं, उससे 1000, 1250 इसी तरह शर्ट्स बना रहे हैं हम, इसी तरह रैंडमली फैक्ट्री में काम करने के लिए वो टूल्स इक्विपमेंट्स हमने रखे हैं, तो हमें नहीं पता कि 1 यूनिट की कॉस्ट हमें उसके ऊपर कितनी पड़ रही है। रैंडम टूल्स, ठीक है। और हम अगर बिजली का बिल पे कर रहे हैं, लेट से एक बिल्डिंग, एक जैसे एक इंस्टीट्यूट है, उसका हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं या उसका हम रेंट पे कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने पता नहीं कितने स्टूडेंट्स पढ़ाए, उसके अंदर कितने यूनिट्स बनाए, तो एक एक यूनिट पे हम वो डिवाइड एग्जैक्ट नहीं कर सकते। हम एस्टिमेटेड रेट जरूर बना सकते हैं, और वो हम बनाएंगे भी, वो OAR होगा, वो हम जरूर बनाएंगे, ठीक है, लेकिन हम उसको 1 यूनिट के अंदर डायरेक्टली नहीं चार्ज कर सकते। चलो, ब्रेक हो गई है 1 मिनट की वीडियो, तो 1 मिनट की क्लास रह गई है, तो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन की, तो वो हमने बात कर ली थी। सॉरी, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर की, तो वो हमने बात कर ली थी कि डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है, मटेरियल डायरेक्ट होता है, लेबर डायरेक्ट होता है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर की हम बात कर रहे थे, ठीक है। और ये हमने बात कर ली थी कि डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो इसमें भी हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, मटेरियल यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंदर हमने तीनों कैटेगरीज पढ़ी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब हम अगर यहाँ से कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करना चाहें तो हम फॉर्मूलाज बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दूं डायरेक्ट लेबर के साथ, सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल को ऐड कर लूं डायरेक्ट लेबर के साथ, डायरेक्ट लेबर को ऐड कर लूं डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कंपनी या किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट होती है। प्राइम यानी कि जो सबसे मैंडेटरी मेन कॉस्ट, यानी कि मेन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की जो मेन कॉस्ट है उसको हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इन तीनों को अगर मैं सेपरेट कर लूँ, और अगर मैं इन तीनों को सेपरेट करूँ, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगी प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवर हेड कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन ओवर हेड कॉस्ट। अगर आपको पेपर में
क्वेश्चन थियोरेटिकली आता है और ऑप्शंस में होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट और प्रोडक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए हमने हमेशा चूज किसको करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट, सॉरी प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल को, इनडायरेक्ट लेबर को और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को चूज करेंगे। और अगर हमें आ जाता है प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट कौन सी होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर आपको ओनली, अब इस वर्ड को देखना है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड है। अगर आपको आ जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि आप ये चीज देखो कि प्रोडक्शन वो कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होगी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। ये कौन सी कॉस्ट होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इसके अंदर दोनों आ जाएंगे, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी इसके अंदर हम दोनों को ले आएंगे। कौन कौन सी, प्राइम, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी कि ये जितनी भी सारी हमने पढ़ी है ना, इन सबको हम कंबाइन कर लें तो प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है। अगर आप देखो तो प्रोडक्शन कॉस्ट का मैं फॉर्मूला अगर लिखूं तो ये आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर मैं इन तीनों को सेपरेट करूं तो ये बनती है प्रोडक्शन ओवरहेड, और इन तीनों को अगर मैं सेपरेट करूं तो ये बनती है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट और प्राइम और प्रोडक्शन इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है। ठीक है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है। अब हम लोग देखते हैं अगली कैटेगरी। अगली कैटेगरी है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय प्रोडक्शन, सॉरी बाय फंक्शन, फंक्शन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। फंक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर दो ही फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन होता है प्रोडक्शन फंक्शन, एक फंक्शन होता है नॉन प्रोडक्ट फंक्शन। किस चीज को कहते हैं, फंक्शन कहते हैं एक्टिविटी को, फंक्शन किस चीज को कहते हैं, एक्टिविटी को। फंक्शन किस चीज को कहते हैं, वर्क को कहते हैं, एज पर वर्क। नॉन प्रोडक्शन और प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन होता है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्रोडक्शन फंक्शन होता है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट की मेकिंग के लिए होता है। इसी के लिए इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि ये फैक्ट्री के अंदर की कॉस्ट होती है। नॉन प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की मेकिंग से इसका ताल्लुक नहीं है, नॉट रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट। जैसे इधर अगर हम लोग देखें प्रोडक्शन में कौन कौन सी थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप कहोगे कि मैम ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की प्रोडक्शन में लिखे हैं, तो बेटा देखो डायरेक्ट मटेरियल अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैंने शर्ट बनानी थी, तो शर्ट के लिए क्लॉथ डायरेक्ट मटेरियल था, शर्ट के लिए डायरेक्ट लेबर क्या था, टेलर था, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या था, उसके लिए सीविंग मशीन थी, सीविंग मशीन थी। अगर मैं इनडायरेक्ट की एग्जांपल लूँ तो इनडायरेक्ट मटेरियल इसी शर्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, बटन्स, हमें क्या चाहिए था, थ्रेड, नलकी। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर सुपरवाइजर, किसी ने सुपरवाइज किया, किसी ने बताया, किसी ने जस्ट गाइडेंस दी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या थे हमारे, रेंट एंड कोई भी अदर कॉस्ट जो है, ठीक है, अदर यानी कि रेंट हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं हम करते, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया एंड डेप्रिसिएशन हो गया अदर। तो देखो ये सारी चीजें मिलेंगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगी, ये सारी चीजें, तो ये प्रोडक्शन होगी। नॉन प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आएगा, नॉन प्रोडक्शन जो नॉन फैक्ट्री कॉस्ट है, नॉट रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये है एडमिन कॉस्ट, ये है
सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट को सेल करने की कॉस्ट। ये है मार्केटिंग कॉस्ट, जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कंपेन्स हम चला रहे हैं, पीआर भेज रहे हैं, उनकी कॉस्ट। तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट है, ये फाइनेंस कॉस्ट हो सकती है, इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कि हमने लोन लिया हुआ था उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये वो वाली कॉस्ट हो सकती है। ये सारी क्या है, अदर कॉस्ट, ठीक है, अदर। तो प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, ठीक है। अभी कुछ मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, वो मैंने आपको बताए हैं, वो आपने याद रखने हैं। अगेन मैं बता रही हूँ, अगेन मैं आपको इन फॉर्मूलाज को लिखवा रही हूँ। तीन फॉर्मूलाज हमने पढ़े। प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, और यहाँ पे हम करेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। प्राइम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, direct expenses, production overhead, indirect material, indirect labor, indirect expense। production cost, prime plus production overhead, यानी कि इन दोनों को हम मिला लें। और अगर मैं इसको, फर्स्ट फॉर्मूला इसका ये है, सेकंड फॉर्मूला ये है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे हम ऐड करेंगे तो ये दोनों फॉर्मूला हो जाएंगे। और अगर टोटल कॉस्ट कहेंगे तो टोटल कॉस्ट में क्या आ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। ये हमारी टोटल जो हमने कॉस्ट पड़ी है अभी तक, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड तीन कैटेगरीज कौन कौन सी, एलिमेंट, नेचर एंड फंक्शन से रिलेटेड, ये तीनों कॉस्ट, ये हमारी जो मेन प्रोडक्शन की कॉस्ट है। अब हम बुक से भी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये अब आपने बुक को रीड करना है, इसमें देखना है, मैंने आपको डीप कॉन्सेप्ट के अंदर बताया है, बुक के अंदर इससे भी शॉर्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको विद एग्जांपल से बताया ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। एलिमेंट कॉस्ट के अंदर देखो शॉर्टकट बताया गया है, एलिमेंट में मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है। हमने ये पढ़ा मटेरियल लेबर एक्सपेंस को क्या क्या कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या एग्जांपल्स हैं। नेचर के अंदर जस्ट ये बताया गया है कि डायरेक्ट नेचर होती है, इनडायरेक्ट होती है, इसको भी हमने डीपली पढ़ा। बिहेवियर के अंदर ये मैं आपको कल कराऊंगी, क्योंकि ये इसके ऊपर हमने थोड़ी लंबी क्लास रखनी है, इसके ग्राफ्स भी हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि ये इसमें से पेपर टेस्ट भी होता है, मैंने पहले बताया, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर हाई लो मेथड भी पढ़ना है, तो इसको हम जरा टाइम ज्यादा लेंगे। फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन, नॉन प्रोडक्शन फंक्शन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। आगे वो एलिमेंट के बारे में बता रहा है, एलिमेंट के मटेरियल ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज प्रोडक्शन, जितना भी मटेरियल, वो मैंने आपको पहले बताया कि मटेरियल जैसे हम शर्ट के लिए क्लॉथ ले रहे थे, बटन्स ले रहे थे, सारे रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स जो थे, क्लीनिंग मटेरियल, किसी भी तरह का मटेरियल जो है ना, वो हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट कैटेगरी के अंदर आएगा। लेबर कॉस्ट, स्टाफ रिलेटिंग टू एम्प्लॉय पेरोल, मतलब पेरोल क्या होती है, उनकी सैलरी होती है, पेरोल सैलरी, जो पेरोल डिपार्टमेंट होता है यानी कि वो सैलरी बनाता है, वो सारी की सारी लेबर कॉस्ट, वो तो हमने पहले डिस्कस किया। एक्सपेंसेस क्या होते हैं मैंने आपको बताया, नॉट मटेरियल नॉट नॉर लेबर, कोई मटेरियल नहीं होता, कोई लेबर नहीं होता। रेंट बस हमने पढ़ा, टेलीफोन बिल हमने पढ़े, डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन आपने अपने वन में पढ़ा होगा, थ्री में पढ़ा होगा कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द यूजेज कह सकते हो, विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप कह सकते हो, डिफरेंट रीजंस होती हैं डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। तो अभी ये प्रोडक्शन कॉस्ट वो है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स, मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्ट की मेकिंग में लगती है, रिलेटेड टू प्रोडक्ट यानी कि बनाने में।
तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में, फिनिश गुड में, तो मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड्स लगते हैं, तो ये सारे, और ये जो वेरिएबल और फिक्स है ये हम बिहेवियर में पढ़ेंगे कल की क्लास में। नॉन प्रोडक्शन फंक्शन में हमने पढ़ा एडमिन कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है। प्रोडक्ट हम लेते हैं तो प्रोडक्ट को फैक्ट्री में बनाते हैं, फैक्ट्री से फिर हमें आउटलेट पे या ऑनलाइन सेल करने के लिए किसी जगह शिफ्ट करना होता है, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फाइनेंस कॉस्ट, अगर हमने लोन लिया हुआ है अपने बिजनेस के लिए तो हम उसके लिए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। या फिर हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है तो वो भी फाइनेंस कॉस्ट में ही आता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, विश टू कलेक्ट कॉस्ट, कार्ड, कॉस्ट कार्ड पे इन सारी कॉस्ट को कलेक्ट किया जाता है और इनको फिर प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ओके, ये तो अभी यहाँ पे कॉस्ट कार्ड शुरू हो जाएगा, तो हमने अभी कॉस्ट कार्ड को नहीं पढ़ना। पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे बहुत जो सिंपली एक्सप्लेन हुआ हुआ है, इसको हमने पहले क्या करना है, पहले हमने कल की क्लास में कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, हमने पहले इस कैटेगरी को कंप्लीट करना है। इसके अंदर हमने देखना है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सारी की सारी वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, उसके बाद सेमी फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट को हम, ये सब कॉस्ट को हम क्या करेंगे, हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे कॉस्ट कार्ड के ऊपर, जो कार्ड जिसके ऊपर सारी कॉस्ट इकट्ठी करके कैलकुलेट की जाती है, कार्ड बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल की क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ओके, तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, तो हम अगला कॉस्ट क्लासिफिकेशन का जो फोर्थ पार्ट था वो हमारा रह गया था। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर जो हमारा टॉपिक है वो रह गया था कल की क्लास में। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर के अंदर अगर हम लोग देखें तो बिहेवियर में हमने ये चीज नोटिस करनी है कि कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है, और जो कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होने से इंक्रीज नहीं होती, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है। बिहेवियर हमने ये देखना है कि जो हमारी एक्टिविटी है, जो हमारा एक्टिविटी लेवल है, एक्टिविटी लेवल के रिस्पॉन्स में हमने देखना है, एक्टिविटी लेवल के रिस्पॉन्स में, लाइक एक्टिविटी लेवल अगर हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, एक्टिविटी लेवल के रिस्पॉन्स में हमने कॉस्ट का रिएक्शन देखना है कि कॉस्ट कैसे बिहेव करती है, कॉस्ट बढ़ती है या कम होती है या कोई इफेक्ट नहीं आता, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर के अंदर हमारी फोर कैटेगरीज फॉल करेंगी। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर के अंदर फोर कैटेगरीज फॉल करेंगी। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर में हमारी सबसे पहली कॉस्ट आती है वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहली कॉस्ट आती है वेरिएबल कॉस्ट। द सेकंड वन इज फिक्स्ड कॉस्ट। सेकंड वन इज फिक्स्ड कॉस्ट। थर्ड वन इज सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल or semi fixed or you can say mixed cost। ये तीन नाम इस कॉस्ट के हैं, सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड, मिक्स्ड कॉस्ट। लाइक इसके अंदर तीनों तरह, दोनों तरह की कॉस्ट होती है। वेरिएबल पार्ट भी इसका होता है और फिक्स्ड पार्ट भी होता है। वो कैसे होता है वो हम इस आज की क्लास में कवर करेंगे। जो लास्ट हमारी कॉस्ट है, लास्ट कॉस्ट हमारी जो आएगी वो आएगी स्टेप फिक्स कॉस्ट। ठीक है, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट लास्ट हमारी आएगी,
स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो हमने ये क्या करना है, इन सारी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, इनका ग्राफिकल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो देखनी है कि कॉस्ट ग्राफिकली क्या कैसे कैसे मूव करेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल, जो वर्ड वेरिएबल है, ये वेरिएबल वर्ड कहाँ से आया है, वेरी से। वेरी मीन्स, वेरी का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। वेरी मीन चेंज। यहाँ पे अगर वेरिएबल कॉस्ट को देखें तो वेरिएबल कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो चेंजेबल कॉस्ट होती है, जो वेरी करती है। वेरी कैसे करती है, हम यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, कॉस्ट दैट विल बी चेंज्ड, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस्ट दैट विल बी इंक्रीज्ड। चेंज और इंक्रीज्ड आप कर सकते हो एज द एक्टिविटी एक्टिविटी लेवल इंक्रीज्ड। क्या मतलब हुआ इस चीज का कि कॉस्ट दैट विल बी इंक्रीज्ड एज द एक्टिविटी लेवल इज इंक्रीज्ड। इट मीन्स कि अगर हमारा एक्टिविटी लेवल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था कि हम एक्टिविटी लेवल के रिस्पॉन्ड में देखेंगे कि कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, यानी कि कॉस्ट कैसे बिहेव करती है। तो एक्टिविटी लेवल हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगी, नंबर ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अगर हमने एक यूनिट बनाया, एक यूनिट, यूनिट यानी कि एक प्रोडक्ट बनाया, आप इस यूनिट को एज एन एग्जांपल आप ये ले लो कि हमने फॉर एग्जांपल एक शर्ट बनाई। एक शर्ट हमने बनाई, एक शर्ट के लिए हमें जो क्लॉथ लगा, हमारा जो क्लॉथ यूज हुआ वो यूज हुआ 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर क्लॉथ हमने एक शर्ट के लिए यूज किया। अब अगर मुझे दो शर्ट बनानी है, यानी कि दो यूनिट्स बनाने हैं, 2 शर्ट्स मेरी रिक्वायरमेंट है, मैंने बनानी है, तो इट मीन्स कि क्लॉथ की रिक्वायरमेंट डबल हो जाएगी, क्योंकि एक शर्ट के लिए अगर 5 मीटर था तो 2 शर्ट्स के लिए हमें 10 मीटर क्लॉथ, हमें 10 मीटर रिक्वायर्ड होगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 शर्ट के लिए कपड़ा डबल हो जाएगा। इसी तरह हम अगर 3 यूनिट्स बनाएंगे, 3 शर्ट्स बनाएंगे, तो क्लॉथ हमारा मूव करेगा 15 मीटर पे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर यूनिट इंक्रीज होता जा रहा है, एक्टिविटी लेवल बढ़ता जा रहा है, तो कॉस्ट भी हमारी बढ़ती जा रही है। एक्टिविटी लेवल अगर हमारा इंक्रीज होता जा रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉस्ट, एनी कॉस्ट दैट विल बी चेंज एज पर एक्टिविटी लेवल चेंज, अगर एक्टिविटी लेवल चेंज होता है उसके चेंज होने से कॉस्ट भी चेंज होती है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इसी की अब हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। एग्जाम्पल में मैं तीनों लिखूंगी, कल हमने जैसे क्लास में बात की थी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स या आप कह दो एक्सपेंस, ठीक है। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ये तीनों वेरिएबल होते हैं। वट एवर आपका मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है, वट एवर आपका मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल है, और डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है इसकी डिस्कशन हम लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। डायरेक्ट दैट इज टू बी ट्रेसेबल टू द 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज मेजरेबल, हमने एक यूनिट के अंदर जिसको मेजर किया था, हमने देखा था कि क्या है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, दोनों वेरी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, दोनों वेरिएबल हैं। इसका मतलब ये है इनडायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो होता है जो मेन वर्कर, जो बेसिकली किसी काम के अंदर जिसका मेन पार्ट होता है, मेन ह्यूमन कंट्रीब्यूशन होती है, तो वो डायरेक्ट लेबर था। इनडायरेक्ट लेबर था जो डायरेक्ट लेबर को बेसिकली सपोर्ट कर रहा होता है, जैसे सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स होते हैं, उनकी कॉस्ट मेजरेबल नहीं होती टू द 1 यूनिट, या फिर मैनेजर्स थे। तो दोनों, ये भी वेरिएबल हो सकता है, ये भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। इसी तरह एक्सपेंसेस भी, डायरेक्ट एक्सपेंस भी वेरिएबल हो सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी वेरिएबल हो सकता है। कैसे वेरिएबल होता है इसको हम डीपली डिस्कस करते हैं और ग्राफिकली
देख लेते हैं। तो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं और उसका ग्राफ भी हम बना के फिर आगे फिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट की। तो इसमें हमने एग्जांपल ली कि एग्जांपल हमारे पास है मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, मटेरियल क्या, मैंने कहा डायरेक्ट मटेरियल भी वेरिएबल होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी वेरिएबल होता है। हाउ इट इज पॉसिबल, हम यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। फॉर अ शर्ट, फॉर अ शर्ट क्लॉथ इज मटेरियल, क्लॉथ इज मटेरियल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉथ हमारे पास, कल हमने एग्जांपल में देखा था कि क्लॉथ हमारा डायरेक्ट मटेरियल था, जो मेन मटेरियल जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा होती है अगेंस्ट द प्रोडक्ट, तो क्लॉथ हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल फॉर अ शर्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हम कह सकते हैं, हमने कहा था कॉटन हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि बटन्स हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि थ्रेड हो सकता है, जो धागा यानी कि नलकी का धागा जिससे हमने शर्ट स्टिच की है, जो थ्रेड यूज हुआ है उसको टू द वन यूनिट हम ट्रेस आउट नहीं कर कर सकते, ठीक है। उसके लिए एस्टिमेटेड रेट हम जरूर ले सकते हैं बट एग्जैक्ट हम ट्रेस आउट नहीं करते। इट मीन्स कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल भी वेरिएबल होता है और ले सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात करें लेबर, लेबर की हमने बात की थी कि लेबर भी हमारे पास होती क्या चीज है, ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, किसी पर्सन का पार्ट, इसका मतलब जो बंदा अपनी कंट्रीब्यूशन देता है। अब डायरेक्ट लेबर कौन होता है, मेन वर्कर होता है, मेन वर्कर भी वेरिएबल होता है। और अब यहाँ पे देखो आप ये वेरी कैसे करता है, एक शर्ट सॉरी मटेरियल का पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हमने बात की कि एक शर्ट अगर बनानी है तो 5 मीटर कपड़ा लगा था, 5 मीटर क्लॉथ चाहिए था, तो इसका मतलब डबल शर्ट दो बनाएंगे तो 10 मीटर हो जाएगा, थ्री बनाएंगे तो 15 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगर बटन्स देखें तो वन शर्ट के लिए अगर 3 बटन्स लगे हैं तो हमारे पास 2 शर्ट के लिए 6 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। इसी तरह थ्रेड भी डबल हो जाएगी, कॉटन भी डबल हो जाएगा, यानी कि ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है, जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है। तो डायरेक्ट लेबर हमारे पास क्या होता है, मैन वर्कर, मैन वर्कर जैसे हमने बात की शर्ट की, तो टेलर इज द मैन वर्कर, ठीक है, जो टेलर है वो हमारे पास मैन वर्कर है। तो टेलर को लगे 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स फॉर अ शर्ट, 2 आवर्स उसको बनाने में लगे फॉर अ शर्ट, और उसने हमसे रेट चार्ज किया, रेट पर आवर, 1 घंटे का रेट उसने जो हमसे चार्ज किया दैट इज $2, ठीक है। तो उसका बना 2 × 2 $4 फॉर अ शर्ट, ठीक है, $4 फॉर अ शर्ट, $1 के लिए उसका $4 बने। तो इसी तरह अगर हम लोग देखें, अगर वो एक शर्ट के लिए $4 ले रहा है, तो अगर अगर हमें 2 शर्ट्स बनानी है, 2 शर्ट्स बनानी है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4 आवर्स, और रेट हमारा है 2 पर आवर, ठीक है, $2 पर आवर। इसका मतलब 4 × 2 = 8। तो ये हमारा देखो यहाँ पे ये 4 था फॉर वन शर्ट, ठीक है, फॉर वन शर्ट ये हमारा 4 था, और जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज हुई ये हमारा इंक्रीज हो गया, मतलब एज पर क्वांटिटी ये भी बढ़ गया। इसी तरह अगर हम लोग इनडायरेक्ट लेबर की बात करें, तो इनडायरेक्ट लेबर हमने कहा था जो सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर या मैनेजर जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट लेबर। अब सुपरवाइजर है या मैनेजर है, जितना टाइम डायरेक्ट वर्कर लगा रहा होता है उतना टाइम, उतना लाइक उनको भी उधर ही कंपनी में रुकना पड़ता है, सुपरवाइजर मैनेजर्स को उनको भी वहां पे टाइम देना पड़ता है। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी कि क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, तो ये सुपरवाइजर मैनेजर का भी टाइम इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब यह है कि एज पर एक्टिविटी लेवल क्वांटिटी बढ़ने से हमारा ये भी इंक्रीज होगा। अच्छा, तो सुपरवाइजर और मैनेजर जो होते हैं
उनकी जो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो भी फिर इसी तरह इंक्रीज होता है, ठीक है, डबल हो जाता है जितना लेबर का लगता है। मेन वर्कर के लिए उनको भी रुकना पड़ता है, उनको भी टाइम ज्यादा देना पड़ता है, तो सेम इसी तरह उनकी सैलरी भी फिर इसी तरह ज्यादा टाइम से, जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी जितना टाइम ज्यादा होगा इसी तरह उनको भी सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर हम लोग एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस के अंदर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, जो चेंज होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो स्पेशल टूल हमने लिया फॉर स्पेशल प्रोडक्ट के लिए, स्पेशल टूल, स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल जॉब के लिए जो हमने स्पेशल कोई बंदा हायर किया है। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी ये भी बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे हमने एक स्विंग मशीन खरीदी थी, तो उससे हमने एक शर्ट बनाई, तो अब हमने 10 शर्ट्स बनानी है, इसका मतलब यह है कि वो भी इंक्रीज होंगे। बट कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो स्टक रहते हैं, जो इंक्रीज नहीं होते। जैसे अगर हम लोग रेंट की बात करें, तो रेंट हमारा जो है वो फिक्स रहेगा, वो हम आगे चल के देखेंगे। बट अगर हम लोग एक्सपेंसेस के अंदर ना इसकी बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप देखो एक यूनिट बनाया आपने, एक यूनिट यानी कि आपने एक शर्ट प्रिपेयर की, तो एक शर्ट बनाने के अंदर जितनी आपकी लाइट यानी कि पावर कंज्यूम हुई उसका बिल कम आएगा। लेकिन अगर आप 10 शर्ट्स बनाओगे तो वो पावर ज्यादा कंज्यूम होगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े, जो बिजली का बिल होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो जो कॉस्ट एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है, दैट कॉस्ट इज नाउन एज वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का हमने ये सारा सिनेरियो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जितना भी हमने सिनेरियो पढ़ा, ये एज पर टोटल हमने पढ़ा, एज पर टोटल, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हमने बात की है। हालांकि वेरिएबल कॉस्ट की दो टाइप्स होती हैं, उसको हम देख लेते हैं, उसको हम ग्राफ में देख लेते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट जहां पे हमने बात की है, ये जितनी भी हमने डिस्कशन की है वो हमने की है एज पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एज पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट टोटल भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी होती है, टोटल भी होती है और पर यूनिट भी होती है। क्या मतलब हुआ पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट की कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट का मतलब यह है कि एक शर्ट की कॉस्ट, एक शर्ट की कॉस्ट। और टोटल यहाँ पे जितने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स थे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स थे। अगर फॉर एग्जांपल आपने 100 शर्ट्स बनाई, 100 यूनिट्स बनाए, 100 शर्ट्स बनाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 शर्ट्स की कॉस्ट ये टोटल हो जाएगी। अब आप देखो, अगर मैंने एक शर्ट बनाई है तो एक शर्ट की मुझे कॉस्ट पड़ी है $10, $10 फॉर 1 शर्ट, ठीक है। अब मैंने 10 शर्ट्स बनाई हैं, 10 शर्ट्स बनाई हैं, तो 10 की जो सेपरेट सेपरेट कॉस्ट होगी वो सेपरेट सेपरेट पर यूनिट 10 ही रहेगी, ठीक है। 10, 10, 10 सेपरेटली वो 10, 10 ही रहेगी। बट जब मुझे टोटल चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगी, 10 शर्ट्स की कॉस्ट को 10 × 10 कर लूंगी, तो वो मेरे पास आ जाएगी 100, ठीक है। 10 × 10 वो मेरे पास आ जाएगी 100। तो टोटल के केस में वो इस तरह से होती है, पर यूनिट के केस में वो सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के केस में वो सेम रहती है। तो इस तरह से हमने क्या करना होता है, वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन करते हैं। अब अगर मैं ग्राफिकली आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मोर क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे मैं आपको वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, वेरिएबल कॉस्ट ग्राफ, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस साइड पे मैं बनाऊंगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ, यानी कि एक यूनिट का ग्राफ, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी वेरिएबल कॉस्ट टोटल का ग्राफ, ठीक है, टोटल का ग्राफ, वेरिएबल कॉस्ट टोटल और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बट यहाँ पे हम ले लेते हैं डाटा, जिस डाटा से हमने ग्राफ बनाना है।
इस साइड पे हम ये ग्राफ बना लेंगे पर यूनिट का, और उस साइड पे हम बना लेंगे किस चीज का, टोटल का। तो आपने ये याद रखना है कि ये पर यूनिट का ग्राफ होगा, ये टोटल का ग्राफ होगा, ठीक है। डाटा ले लेते हैं। यहाँ पे डाटा में मुझे चाहिए एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल को आप अपनी आसान जुबान के अंदर, सादा अल्फाज के अंदर यूनिट्स कह सकते हो, प्रोडक्ट्स कह सकते हो। एक्टिविटी लेवल, कॉस्ट पर यूनिट यानी कि एक की कितनी थी, और टोटल कॉस्ट कितनी थी, ठीक है। ये आपने इस तरह से ग्राफ को प्रिपेयर करना है। देखो अगर मैंने एक यूनिट बनाया तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट यानी कि एक शर्ट को बनाने की जो सारी कॉस्ट लगी वो लगी 10। तो अगर मैं एक यूनिट, सिर्फ मैंने एक बनाया तो एक को बनाने की पर यूनिट भी 10 है और टोटल भी 10 है, क्योंकि एक ही बनाया ना, उस पे टोटल 1 लग रही है। अगर मैंने 2 यूनिट्स बनाए तो 2 यूनिट्स के ऊपर मेरी पर यूनिट यानी कि सेपरेट सेपरेटली अगर मैं देखूं तो दो के ऊपर कितनी लगी, तो ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, 10 इस पे लगी, 10 इस पे लगी, तो सेपरेटली पर यूनिट वो 10 ही है, पर यूनिट वो 10 ही है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके देखना चाहूँ तो टोटल मेरी बन जाती है 20। इसी तरह 3 यूनिट्स हुआ तो पर यूनिट 10 था, एंड टोटल कॉस्ट विल बी मूव टूवर्ड्स 30। इसी तरह 4 एंड 10 एंड ये 40 हो जाएगी, एंड देन 5 एंड 10 एंड 50। इस तरह से हम कॉस्ट देखेंगे। अब आपने एक चीज देखी होगी, मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल कॉस्ट एज पर इन केस ऑफ टोटल, टोटल के केस में जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है ये कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन पर यूनिट के अंदर वो बिल्कुल स्टक है, यानी कि सेम है। तो इसका मतलब पर यूनिट में वो नहीं बढ़ती। अब मैं यहाँ पे इसको ग्राफ अगर बनाऊं, ग्राफिकली शो करूं, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। हम पर यूनिट का ग्राफ बना रहे हैं। आपने ग्राफ जब आप बनाते हो तो आपने देखना होता है कि ग्राफ कौन सा आप बना रहे हो। आप हम पर यूनिट का ग्राफ बना रहे हैं तो हमारा ताल्लुक किस चीज के साथ है, हम यूनिट के लिहाज से कॉस्ट का बिहेवियर देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ताल्लुक किसके साथ है, हमारा ताल्लुक इन दो कॉलम्स के साथ है। जब हम पर यूनिट का ग्राफ बना रहे हैं, एक्टिविटी का हम देख रहे हैं बिहेवियर विद द कॉस्ट पर यूनिट, तो यहाँ पे मैं रखूंगी कॉस्ट पर यूनिट। एक आपका एक्स एक्सिस होता है, एक आपका वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस पे मैंने कॉस्ट पर यूनिट रख दिया, एक्स एक्सिस पे मैं यूनिट्स रख दूंगी, ठीक है। यूनिट्स यानी कि एक्टिविटी लेवल, यूनिट्स या एक्टिविटी लेवल मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब एक्टिविटी लेवल मेरा क्या था, 1 2 3 4 एंड 5, एज पर एक्टिविटी लेवल मैंने उसी तरह शो किया। फिर मैंने कॉस्ट पर यूनिट की बात की। कॉस्ट पर यूनिट देखो, जब एक्टिविटी कॉस्ट पर यूनिट हम रख लेते हैं 10 20 30 40। जब मेरी एक्टिविटी लेवल 1 था तो पर यूनिट कितना है, 10 है, मैंने 1 और 10 के सामने एक डॉट ड्रॉ कर दिया। इसी तरह 2 एक्टिविटी लेवल है तो 2 के ऊपर भी 10 ही है, तो मैंने फिर यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया। इसी तरह 3 है तो 3 पे भी 10 है, मैंने यहाँ पे एक डॉट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने जब इस ग्राफ को कंबाइन किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन आई, ये एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आई। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स रिमेन्स कांस्टेंट irrespective ऑफ एक्टिविटी लेवल। इसका क्या मतलब हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। देखो कांस्टेंट है ना, एक्टिविटी लेवल चाहे कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5, अप टू हम 1000 भी कर दें तो ये हमारी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी पर यूनिट फिक्स है, तो ये ग्राफ इस तरह बनेगा। अब यहाँ पे अगर मैं टोटल का ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, टोटल कॉस्ट का। इस चीज को हाईलाइट करके आपने देखना है। यहाँ पे मैंने रखने हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, और यहाँ पे मैंने रखनी है टोटल कॉस्ट, ठीक है। एक्टिविटी लेवल मेरी क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये मैंने एक्टिविटी लेवल रख दिया। इसी तरह यहाँ पे मैंने कॉस्ट को शो करना है, 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है। अब जब आप टोटल का ग्राफ बनाएंगे तो आपने अपना रिलेशन यहाँ पे एक्टिविटी लेवल और टोटल कॉस्ट के साथ देखना है, एक्टिविटी लेवल एंड टोटल कॉस्ट। तो हम इन दो कॉलम्स पे
नजर रखेंगे, इसको हम स्किप अप कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राफ बन चुका है, अब हमने इन दोनों को देखना है। तो देखो 1 के ऊपर हमारा क्या है, हमारी कॉस्ट कितनी है 1, 1 के ऊपर हमारी है 10। तो यहाँ पे मैंने 1 और 10 के सामने एक डॉट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसी तरह 2 के ऊपर कितनी है, अब 2 के ऊपर इन कॉलम को, मिड वाले कॉलम को इग्नोर हमने करना है, 20 है, तो मैंने 2 और 20 के सामने एक लाइन एक डॉट ड्रॉ कर दिया। इसी तरह 3 है और 3 पे 30 आ रही है, तो 3 एंड 30 के ऊपर, देन 4 एंड 40 के ऊपर, देन 5 एंड 50 के ऊपर, अप टू सो ऑन। तो ये हमारी कुछ लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी, हमारा ग्राफ इस तरह से अपवर्ड मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट इन केस ऑफ टोटल, यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द एक्टिविटी लेवल चेंज। ठीक है, जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल चेंज होता है, एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है, तो ये कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट जितनी बढ़ रही है उतना ही एक्टिविटी लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। एक्टिविटी इंक्रीज होने से अब यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये एक्टिविटी लेवल, और कॉस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये था हमारा वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात। फिक्स्ड कॉस्ट जो कि सेकंड टाइप है बिहेवियर की। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड वर्ड से ही हमें क्या पता चलता है कि फिक्स्ड वो कॉस्ट है जो कि कांस्टेंट रहने वाली है। फिक्स्ड वो कॉस्ट है जो कि कांस्टेंट रहने वाली है, यानी कि हम यहाँ पे इसको अगर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कॉस्ट टोटल के केस में, कॉस्ट दैट विल बी फिक्स्ड, फिक्स्ड irrespective of एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो, आपकी ये कॉस्ट फिक्स रहने वाली है। कैसे फिक्स रहने वाली है, इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, रेंट ऑफ अ फैक्ट्री। अब रेंट ऑफ अ फैक्ट्री को अगर हम यूनिट से कंपेयर करें, हम इसको यूनिट्स के साथ कंपेयर करें। देखो, आप अगर 1 यूनिट बना रहे हो फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, 1 यूनिट बना रहे हो और फैक्ट्री का रेंट है 100,000, यानी कि 1 लाख रुपए रेंट है। आप चाहे 1 यूनिट बनाओ, चाहे आप 10 यूनिट बनाओ, चाहे आप उसी फैक्ट्री के अंदर 50 यूनिट्स बनाओ, चाहे आप उसके अंदर 1,000 यूनिट्स बनाओ, जितने मर्जी यूनिट बनाओ, रेंट आपका इतना ही रहेगा। ठीक है, रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, ये आपका ये जो रेंट है ये चेंज नहीं होगा। इट मीन्स के वेरिएबल कौन सी कॉस्ट, टोटल के केस में, ठीक है, टोटल सॉरी फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल। अब जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, वहां वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पे 100 है, 1000 है, 500 हैं, वट एवर, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, आप उस बिल्डिंग का रेंट जो दे रहे हो, आप बिल्डिंग का रेंट ये नहीं कह सकते। अगर आप बिल्डिंग का रेंट 50,000 दे रहे हो, तो आपके पास चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे आपका कोई स्टूडेंट भी ना हो, 0 स्टूडेंट भी हो, तो वो आपको कॉस्ट पे करनी ही करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये कॉस्ट फिक्स है, जो कि टोटल है। लेकिन अगर हम लोग पर यूनिट की बात करें, तो पर यूनिट फिक्स्ड, जो फिक्स पर यूनिट है, फिक्स पर यूनिट क्या क्या होती है, फिक्स पर यूनिट फिर स्प्रेड होती है। स्प्रेड किधर होती है, स्प्रेड अमॉन्ग एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल के अंदर वो स्प्रेड होती है। कैसे, स्प्रेड होके वो फिर डिक्रीज होती है, ठीक है, स्प्रेड होके वो फिर डिक्रीज होती है। जैसे अब 5,000 है रेंट, तो 5,000 रेंट को अगर हम 100 में स्प्रेड करेंगे तो वो, सॉरी 50,000 है, तो 50,000 को अगर हम 100 में स्प्रेड करते जाएंगे तो इसका मतलब वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, कम होती जाएगी।
तो फिक्स्ड जो कॉस्ट पर यूनिट है वो डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ एक्टिविटी लेवल। जितना इंक्रीज होगा, आप डिवाइड करोगे ना इसको, 50,000 को डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो डिक्रीज होगी, 1000 से डिवाइड करोगे और डिक्रीज होगी, 500 से डिवाइड करोगे तो और डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अप टू सो ऑन। हम इसी तरह इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हमने पिछले की एग्जांपल ली, और इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। फिक्स्ड टोटल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। डाटा हम यहाँ पे ले लेते हैं। डाटा हम लेते हैं एक्टिविटी लेवल। अब मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट पहले कर लेती हूँ, और कॉस्ट पर यूनिट, ये सीपीयू मींस कॉस्ट पर यूनिट, टीसी मींस टोटल कॉस्ट, एब्रीवेशन में यूज कर रही हूँ। ए एल स्टैंड फॉर एक्टिविटी लेवल, ए स्लैश एल एक्टिविटी लेवल। अच्छा, एक्टिविटी लेवल अगर मेरा एक है, अगर एक्टिविटी लेवल मेरा दो है, तीन, चार, पांच, लाइक वट एवर, आपकी टोटल कॉस्ट एक्टिविटी लेवल, आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ एक्टिविटी लेवल की। लाइक फॉर एग्जांपल, एज अ स्टूडेंट, अगर आपके लेवल पे जाके मैं एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल एक पिज्जा है। ठीक है, एक पिज्जा है, वन पिज्जा की जो टोटल कॉस्ट है वो है 2000 रुपीज। ठीक है, 2000 रुपीज या $2000 कर लेते हैं। $2000 का, वैसे पिज्जा इतना महंगा तो नहीं होता, चलो हम कर लेते हैं इसको, 2000 रुपीज कर लेते हैं। ठीक है, PKR 2000 अगर एक पिज्जा की कॉस्ट है टोटल, तो एक, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पर्सन हो, आप अगर शॉप पे जाओगे तो डेफिनेटली आप उसको 2000 दे के ही लेके आओगे, और क्योंकि वो है ही 2000 का। और जो एक बंदा अकेला जाएगा, डेफिनेटली कॉस्ट पर यूनिट, वो भी अकेला ही जा रहा है, तो पर यूनिट उसको कितनी कॉस्ट पड़ी, उसको भी एक की 2000 ही पड़ रही है। इसी तरह अगर दो बंदे जाएंगे तो पिज्जा की कॉस्ट तो 2000 ही है, फिक्स है ना, पिज्जा तो वो इतने का ही मिलेगा, तो वो 2000 ही होगी। अच्छा, और अगर तीन लोग जाएंगे तो भी पिज्जा तो 2000 का ही है, वो 2000 ही देंगे, चार लोग जाएंगे तब भी 2000, पांच लोग जाएंगे तब भी 2000। बट जब पर यूनिट की बात आएगी, जब एक एक यूनिट की बात आएगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर दो लोग गए हैं तो दो लोगों में डिवाइड हो जाएगा, 1000 डिवाइड हो जाएगा, आधे आधे पैसे वो करके देंगे। तीन लोग जाएंगे तो तीन लोगों पे वो डिवाइड होगा, 2000 डिवाइडेड बाय थ्री, ये आ जाएगा 66.6667। इसी तरह चार लोग जाएंगे तो 500 आएगा, और 2000 डिवाइडेड बाय 5। अगर पांच लोग जाएंगे तो 400। तो कॉस्ट पर यूनिट, तो देखो जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल हमारा बढ़ा, जैसे जैसे हमारा एक्टिविटी लेवल बढ़ा, कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हुई। सबसे पहले 2000 थी, फिर इसके अंदर 1000 का डिक्रीज आया, फिर आप अगर देखो तो 1000 माइनस 666.666, तो 333.33 का डिक्रीज आया। देन 666 माइनस 500, अगर हम लोग देखें तो 166 का डिक्रीज आया, देन 100 का डिक्रीज आया। तो जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ती गई, इंक्रीज होती गई, ये कॉस्ट हमारी डाउनफॉल की तरफ गई, गिरती गई, बट फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, वो उसी तरह सेम है। तो देखा जाए तो हमारी फिक्स कॉस्ट टोटल के केस में फिक्स रहती है, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के केस में डिक्रीज होती है। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देखूं तो ग्राफ इसका इस तरह से कुछ बनेगा कि कॉस्ट मैंने यहाँ पे रखनी है, टोटल कॉस्ट यहाँ पे मैंने रखने हैं एक्टिविटी लेवल, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एक्टिविटी लेवल मेरा था 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे मैंने रखना है टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट मेरी है 2000, सिर्फ 2000 ही हम रख लेते हैं। तो वन पे भी ये
2000 ही है, टू पे भी ये 2000 है, थ्री पे भी। हम टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हमने इन दोनों कॉलम्स को ही देखना है, थ्री पे भी, फोर पे भी, फाइव पे भी, अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह से कुछ ग्राफ की प्रेजेंटेशन आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल, ठीक है, वो सेम रहती है। इसी तरह फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी तो पर यूनिट यहाँ पे मैंने एक्टिविटी लेवल रखना है, यहाँ पे मैंने यूनिट्स रखने, सॉरी, एक्टिविटी लेवल तो वहां पे हमने रख दिया, यहाँ पे हमने कॉस्ट पर यूनिट रखना है। तो 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह पर यूनिट देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी कॉस्ट 2000, देन 1000। अब मैं ये रैंडम फिगर ले रही हूँ, आप इसको एग्जैक्ट सेम डिफरेंस के साथ लेके भी कर सकते हो, ठीक है, आपने नॉर्मली वैसे ही करना होता है, बट ग्राफिक एग्जैक्ट पॉइंट्स के हिसाब से मैंने आपको समझाना है, इसलिए मैं इसको इस तरह से ले रही हूँ। 2000 थी पहली, फिर 1000 थी, फिर 66। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, जैसे आप यहाँ से आप इसको शुरू करो 10,000 से, देन 8,000, देन 6,000, देन 4,000, देन 2,000, देन इस तरह आप टू ऑन आप कर सकते हो सेम डिफरेंस के साथ। बट मैंने एग्जैक्ट पॉइंट्स के हिसाब से समझाना है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। देन 666, देन 500, उसके बाद 400। ये मैंने पास पास इसलिए बनाए हैं क्योंकि इनका डिफरेंस कम है। तो सबसे पहले अगर आप देखो, वन जब पॉइंट था, तो जब हमारे पास .1 आ रहा है, 1 पॉइंट के ऊपर हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 2000। तो मैंने 1 और 2000 के सामने एक रेड डॉट लगा दिया। इसी तरह जब टू हुआ तो टू पे हमारी 1000 आ गई, टू पे हमारी 1000 ऐसे गिरी ये। इसी तरह थ्री, थ्री पे 666 था, और फोर पे हमारा, सॉरी ये थ्री के सामने यहाँ पे बनाना चाहिए था, यहाँ पे इसको आपने इग्नोर करना है यहाँ पे। और फोर पे हमारी कितनी है, 500, तो ये यहाँ पे बनेगी, और फाइव पे हमारी है 400। तो हमारा ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा, इस तरह से कि पहले एकदम सडन डिक्रीज, बड़ा डिक्रीज, ये जो था ये बड़ा डिक्रीज आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज, ठीक है। तो इस तरह से इस ग्राफ की कुछ शेप बनेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस एज द एक्टिविटी लेवल इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ा ये कॉस्ट गिर रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास थी फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल। अब हम लोग करेंगे सेमी फिक्स्ड, बल्कि सेमी फिक्स्ड को बाद में करते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड हमने हाई लो मेथड भी पढ़ना है, वो उसी के साथ ही करेंगे। पहले हम कर लेते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। अब स्टेप, इसके वर्ड से ही ये शो कर रही है कि ये स्टेप वाइज इंक्रीज करेगी, यानी कि स्टेप में फिक्स रहेगी, एक स्टेप तक फिक्स रहेगी, फिर थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर अगले स्टेप पे थोड़ी इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज, फिर वहीं पे स्टक हो जाएगी, फिर थोड़ी सी इंक्रीज होगी। जैसे हम यहाँ पे इसकी बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं टोटल के केस में, ये हम बात कर रहे हैं टोटल के केस में। टोटल जो टोटल कॉस्ट होगी, टोटल सेमी टोटल स्टेप फिक्स कॉस्ट जो होगी वो स्टेप्स में इंक्रीज करती है, ठीक है, ये स्टेप्स में इंक्रीज करती है, इंक्रीज करके यानी कि स्टेप 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 बाय स्टेप इंक्रीज करती है, एकदम नहीं करती। इसके लिए हम कह सकते हैं ईयरली रेंट, ठीक है, ईयरली रेंट। पहले मैंने लिखा था कि जिसके साथ एक स्पेसिफिक रेंज, स्टेप फिक्स कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जहां पे अप टू स्पेसिफिक रेंज वो कॉस्ट फिक्स होती है, अप टू स्पेसिफिक रेंज फिक्स, यानी कि एक स्पेसिफिक रेंज तक वो फिक्स रहती है। ईयरली रेंट हर साल वो कहता है कि 10% आपका रेंट इंक्रीज होगा, 10% रेंट आपका बढ़ेगा। इसका मतलब एक साल के बाद वो रेंज थोड़ी सी बढ़ेगी और फिर अगले साल तक स्टक हो जाएगी। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे ईयर्स हैं और कॉस्ट है, टोटल की बात करें, टोटल की बात, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल।
पहले साल हमारी कॉस्ट है 1000, तो यहाँ पे थी। दूसरे साल वो हमें कहता है कि आपकी कॉस्ट 10% बढ़ेगी। 10% बढ़ के हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 1000 का 10% आप लोग, तो वो जितना भी बनता है उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज करके यहाँ तीसरे साल तक ले जाएंगे। तीसरे साल तक वो स्टक रहेगी। जैसे ही तीसरा साल आया उसने हमें कहा कि आपकी कॉस्ट 10% मजीद बढ़ेगी, हमने इंक्रीज कर लिया। फिर इसी तरह अगले चौथे साल तक वो यूं स्टक रहेगी, लेकिन चौथा साल जैसे ही आया 10% फिर बढ़ी, फिर आगे जाती जाएगी। तो ये स्टेप वाइज इंक्रीज होती है टोटल के केस में। लेकिन पर यूनिट के केस में ये कॉस्ट भी डिक्रीज होती है, क्योंकि ये कॉस्ट भी क्या होती है, स्प्रेड होती है। तो इसका ग्राफ ये तो हमने देख लिया, बाकी हम करते हैं ब्रेक के बाद।